ओके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा और लिंक आपके पास होगी, तभी आप ये देखोगे। मेरी तबीयत बस दुआ करें, थोड़ी बेहतरी आई है पर कमज़ोरी है बदन में। अच्छा, तो मैंने एक उसी रिपोजिटरी के अंदर मैंने ऐसे नोट्स की एक डायरेक्टरी बनाई है मैंने। तो सो आज के बाद जो भी मतलब क्लास के नोट्स होंगे ना, वो अलग अलग फाइल्स में जैसे कि क्लास 25 ऑफ अक्टूबर, ऐसे में अलग अलग फाइल्स बनाकर का एक मतलब अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक स्टडी कर रहा हूँ तो अब उनकी फाइल्स अलग अलग बनाऊंगा, बजाय कि मतलब एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें पढ़ा दूँ। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सब कुछ जो था इस रीडमी के अंदर कर दिया था, क्योंकि ये अब थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि फाइल काफ़ी बड़ी हो गई है और चीज़ें ढूंढना अगर गुम हो जाए तो दुश्वारी हो जाती है। खैर, तो अब से मैं कोशिश करूँगा जो भी इसका कंटेंट है वो भी मैं ट्रांसफ़र करूँ टाइम जैसे मिलता है। तो ये एक अलहदा फ़ाइल बनाई है मैंने आज की, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसके रिलेटेड। और कुछ चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में करवाई थी जिनका मैंने समझाया नहीं था पहले, और मैंने फ्लो में वो चीज़ें कोडिंग में करवा दी थी, जैसे कि गेट कंपोनेंट और गेट मतलब कि जैसी चीज़ें मैंने शायद थोड़ा बहुत समझाया था उस दौरान, पर लाइक अभी इस वीडियो में मतलब उनको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो ये कि गेम ऑब्जेक्ट्स या फिर प्री फैब्स हम एक चलती हुई गेम में कैसे स्पॉन करें। अब स्पॉन ये एक वर्ड है जो मोस्टली यूज होता है गेम डेवलपमेंट में। अ, आपके अल्फाजों में समझाऊं इसे, तो इसका मतलब ये कि गेम के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि गेम के अंदर ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं चलती हुई गेम में, और फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट कैसे गेट करते हैं। मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका रेफरेंस है हमारे पास, और हम चाह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का कोई हमें कंपोनेंट मिले जिसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है अपनी लॉजिक से। जैसे कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पे किया था कि एनिमेटर को गेट किया था अदर के थ्रू, क्योंकि अदर हमारा प्लेयर है, टेक से हमें पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेयर है। तो अदर से हमने गेट कंपोनेंट करके एनिमेटर को फीच किया था। ये एक एनिमेटर क्या है, हमारा एक कंपोनेंट है, उसको उसका हमने एक फीच करके हमने उसको एनिमेटर एक वेरिएबल हमने बनाया, और ये उसका डेटा टाइप हम कहेंगे उसका वेरिएबल, और यहाँ पे उसको हमने एक एनिमेट कंपोनेंट गेट किया और उसको इधर इस वेरिएबल के अंदर उसका रेफरेंस हमने स्टोर कर दिया। ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पर अपनी लॉजिक लगाई कि बंदे को दो मार दो काइंड ऑफ। तो अब मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको कि मतलब अ, इनको अच्छे से यूज़ करने का तरीका क्या है। क्या ज़्यादा हम अगर ऐसे गेट कंपोनेंट करते रहेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, क्या वो सही है परफॉर्मेंस के हिसाब से या नहीं, परफॉर्मेंस के रिलेटेड, और मतलब इनकी यूज़ कैसे वो समझाऊंगा।
दूसरा के मतलब फाइंड कंपोनेंट्स, जैसे कि गेट कंपोनेंट में हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, जैसे कि यहाँ पे था अदर में हमारे प्लेयर के पास रेफरेंस वेरिएबल था। ठीक हो गया। या फिर अगर स्क्रिप्ट में देखें तो एक हमारा फिन ऑब्जेक्ट है, तो इनके अंदर भी कोई कोलाइडर्स लगे हुए हैं, हम उनका भी रेफरेंस निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि गेट कंपोनेंट हम एक रेफरेंस, हमारे पास अगर कोई वेरिएबल होता है रेफरेंस टाइप, जो किसी ना किसी गेम ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है किसी ना किसी गेम ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा होता है, तो हम उनके थ्रू जो है गेट कंपोनेंट्स पीच करते हैं। और अगर हमारे पास मतलब कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है और हम चाहते हैं कि हमें पुराना एक स्क्रिप्ट चाहिए प्लेयर का, या फिर अगर हमको पता हो कि वो एक ही ऑब्जेक्ट है जो गेम में रनिंग है, तो उसके लिए मेथड्स यूज होते हैं हमारे पास। फाइंड है, फाइंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय टाइप वगैरह, ये चीज़ें। ठीक हो गया। उसके बाद हम कवर करेंगे इन्यूमरेटर एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट। इन्यूमरेटर, तो इन्यूमरेटर बेसिकली समझो कि एक ही थ्रेड पे चलने वाली एक सिक्योर, फर्ज करें कि आपके पास कुछ ऐसे टास्क हैं जिनको आप ऑप्टिमाइज भी रखना चाह रहे हो, और अलग से मतलब आपकी गेम भी चलती रहे और वो अलग से जो है उसकी एग्जीक्यूशन भी हो, और आपकी गेम में कोई भी पास ना आए, तो उसके लिए इन्यूमरेटर्स आर द बेस्ट ऑप्शन। और एंड्रॉइड और वेबजीएल के लिए तो उनके लिए तो इन्यूमरेटर उनके लिए पक्का दोस्त है, समझ लो, परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि एनिमेटर्स काफ़ी परफॉर्मेंस नहीं लेते। ठीक हो गया। और वो हमारी गेम के फ्लो के साथ ही चलते रहते हैं, पर उनकी एग्जीक्यूशन इस तरह से होती है कि हमें लगता है कि वो साइड में हमारा काम कर रहे हैं। इनको अभी डिटेल में मैं समझाऊंगा आगे। पहले मैं सबकी एक थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको हमारी जो गेम है उसको कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यू अपडेट्स वगैरह उसमें एड्स करेंगे। मतलब हमारे जो ऑब्स्टिकल्स थे हम उनको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सीन के अंदर नहीं रखेंगे, सबको रिमूव कर देंगे, और उनको जो है वन बाय वन स्पॉन करेंगे, और फिर उनकी स्किल में थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे कि बजाय कि वो रैंडमली इधर उधर मूव करे, वो प्लेयर के पास आकर प्लेयर से टकराएं और मर जाएं, मतलब वहीं पे ब्लास्ट हो जाए काइंड ऑफ, इस तरह कुछ। ठीक हो गया। और दूसरा हम एक काउंटर भी बनाएंगे इन्यूमरेटर को समझने के हिसाब से, हाँ, ताकि मतलब प्लेयर को रेडी करने के लिए, बताने के लिए भाई गेम 5 सेकंड में स्टार्ट होने वाली है, तो जैसे ही गेम वो रन करेगा 5 सेकंड का टाइमर आएगा, और फिर उसके बाद उसको हम कंट्रोल दे देंगे और बाकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और भी मैं काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो लेक्चर को ध्यान से सुने समझें। मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है तो बीच बीच में पाजेज में लेता रहूँगा। सो बी विथ मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा है हम स्पान ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यूनिटी का एक अपना बिल्ट इन मेथड है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंशिएट, और वो आपकी हर कस्टम कंपोनेंट में कॉल होगा जिसके अंदर ये मोनो बिहेवियर लगा होगा, और जिस क्लास में उसके अंदर हम ये कॉल कर सकते हैं। अब आप इसको कहीं भी कॉल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब ये जो है समझो कि ओवर प्रोग्रामिंग में हम इसे समझो कि ओवरलोडिंग मेथड कहेंगे। अब वो तो एडवांस टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर इसे समझो कि एक ओवरलोडिंग मेथड कहते हैं।
ओवरलोडिंग मेथड वो कि जो पैरामीटर्स कभी एक भी ले सकता है, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं। ठीक, मतलब अलग अलग रेंज ऑफ पैरामीटर्स, एक ले या दो ले या तीन ले। आगे देख चलते हैं, समझ में चीज आ जाएगी। सबसे पहले जैसे ये यहाँ पर मैं अपने एक ऑप्टिकल के प्रीफैब को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ गेम के अंदर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इंस्टेंशिएट ऑप्टिकल प्रीफैब, उसका रेफरेंस वेरिएबल जो है मैंने वहां पे पास कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही पैरामीटर पास किया है। जब भी हम एक मेथड के अंदर कोई वेरिएबल पास करते हैं तो हम उसे कहते हैं पैरामीटर। तो इसके अंदर मैंने एक ही पैरामीटर पास किया और वो था हमारा ऑप्टिकल प्रीफैब का वेरिएबल, जिसके अंदर ऑप्टिकल प्रीफैब का रेफरेंस जो है स्टोर है। ये हमारा एक गेम ऑब्जेक्ट है जो एसेट्स, हमारे एसेट्स में यहाँ पे मौजूद है और उसको हम गेम में स्पॉन करना चाह रहे हैं। तो हम ये मेथड कॉल किया हमने, और अब वो जो है हमारी गेम के अंदर स्पॉन होगा। और ये डिपेंड करता है कि हमारी जो ऑब्स्टिकल की जो अपनी पोजीशन है वो कौन सी है। कि जब भी हम एक प्रीफेब बनाते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है कि काफ़ी डेवलपर्स या जो बनाने वाले होते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं रहता कि उनकी पोजीशनिंग क्या है। और प्रीफेब बनाते वक्त उनकी ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या थी। तो जब वो गेम के अंदर अपने ऑब्जेक्ट स्पॉन करते हैं तो वो उसी जो प्रीफैब के अंदर उसकी पोजीशन ट्रांसफॉर्म में स्टोर होती है, वो उसी पोजीशन पे बाय डिफॉल्ट जाकर क्रिएट होते हैं, स्पॉन होते हैं। ये वर्ड याद कर ले, स्पॉन। इसका मतलब यही है कि क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट गेम के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ठीक हो गया। होए होए। चलो जी। आ, अब अगर मैं ऑब्स्टिकल प्रीफैब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ देखूँ इसकी जो जेड एक्सिस में नेगेटिव 3.52 54। तो जब भी ये स्पान होगा ना तो बिल्कुल ही जीरो जीरो पे नहीं, वो इस पोजीशन पे स्पान होगा, या फिर जो भी यहाँ पर हमारी पोजीशन बाय डिफॉल्ट सेट होगी प्रीफैब की। फिर अच्छी चीज़ ये रहेगी कि इसको आप जो है पोजीशन को बिल्कुल 0 0 0 पे रखें, ताकि वो बिल्कुल ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड स्पान वहां पर जो है स्पान हो, क्रिएट हो। ठीक हो गया। ये रहा इसका पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे स्पान हो, पर मेरे एक ऑब्जेक्ट के अंदर फर्ज मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्स्टिकल्स मैंने इसको नाम दे दिया, इसकी ट्रांसफॉर्म को कर दिया मैंने रीसेट। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे ऑब्स्टिकल स्पान हो वो इसके अंदर ही हो, ताकि अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो उसके चाइल्ड सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। ठीक हो गया। तो अब फर्ज करें कि मैंने ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया है, और मैंने इसका जो है रेफरेंस यहाँ पर स्टोर कर दिया है। ठीक हो गया, ट्रांसफॉर्म। तो इसका देखिए मैंने ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है इस गेम ऑब्जेक्ट का, जो हमारा पेरेंट था, वो इसलिए क्योंकि इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू देता है। क्योंकि गेम ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट नहीं, उसके ट्रांसफॉर्म जो होता है वो उसको उसमें मतलब उसको पेरेंट करने के लिए हमें उसको ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं। उसके ट्रांसफॉर्म के अंदर फंक्शनैलिटी होती है कि उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को चाइल्ड करें और उसका पेरेंट बनाएं। चलो में ये चीज़ें समझते जाएंगे आप। इन शॉर्ट, चलो इंस्टेंशिएट
हमने अपना ऑप्टिकल का प्रीफेब यहाँ पे दिया, कामा। सेकंड पैरामीटर में हमने अपना ट्रांसफॉर्म पास किया, जो है हमारा ऑप्टिकल पेरेंट, जिसके अंदर हम अपने सारे ऑप्टिकल स्पॉन करना चाह रहे हैं, फर्स्ट करें। तो अब जो भी ऑप्टिकल की पोजीशन होगी ना, हमारे मतलब ये स्पान उसी तरह से होगा जैसे मतलब हमारे अ, ये अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म के बगैर मतलब इस पेरेंट के ऑब्जेक्ट के बगैर अगर स्पान करें, जैसे यहाँ पे स्पान होगा वैसे ही इसके अंदर ही स्पान होगा। पर फर्ज ये होगा कि ये जो हमारा जो ऑब्स्टिकल होगा वो इसका चाइल्ड होगा, ऐसा चाइल्ड होगा। बाकी पोजीशन उसकी वही होगी ज्यादातर, जितना मुझे याद है। ठीक हो गया। और तीसरा ये कि आप अगर अपने ऑब्जेक्ट को जब स्पान कर रहे हो तो तभी उसकी पोजीशन और रोटेशन अपनी सेट करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ पर बिल्कुल आपने प्रीफैब दिया और फिर उसकी पोजीशन पास की और फिर उसकी क्वार्टरनियन डॉट आइडेंटिटी। क्वार्टरनियन क्वार्टरनियन डॉट आइडेंटिटी क्या करती है कि वो जो है बाय डिफॉल्ट रोटेशन जो है वो उसको 0 0 0। अच्छा, पोजीशन पोजीशन का जो डेटा टाइप है वो है वेक्टर 3, और रोटेशन का जो है वो है क्वार्टरनियन क्वार्टरनियन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब सिंपली क्या कि हम इसको जो है बिल्कुल ही 0 0 0 पर स्पॉन करना चाह रहे हैं। पर फर्ज करें कि अगर हमने रोटेशन भी अपनी हिसाब से सेट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्वार्टरनियन डॉट यूलर, और इसके अंदर हम वैल्यूज पास कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो फिर ये क्या करेगा, फर्ज करें कि मैं जैसे आप एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, और ये आगे क्वार्टरनियन। तो यहाँ पे 0, और इसको जो है वाई एक्सिस में हम रोटेट कर रहे हैं रैंडमली वगैरह। अच्छा, वो अभी जो यहाँ पे मैंने दिखाया वो सिर्फ एग्जाम्पल था कि समझो कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने रोटेट करना है क्वार्टरनियन के थ्रू, हाँ, रोटेशन क्वार्टरनियन के ही थ्रू होगी। आइडेंटिटी क्या करेगी, जो भी उसकी डिफॉल्ट 0 0 0 वहाँ पे सेट करेगी। यूलर क्या करेगा, ये एक्स वाई जेड वेरिएबल्स भी ले सकता है, ये वेक्टर भी हम इसके अंदर पास कर सकते हैं, वेक्टर 3। जो भी आपको समझ में आए, जो भी आप इसके अंदर वैल्यूज दोगे वो उस एक्सिस में उसकी रोटेशन सेट हो जाएगी। ठीक हो गया, जैसे भी आप चाहो। तो ये है क्वार्टरनियन क्वार्टरनियन। अच्छा अच्छा, ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पैन क्रिएट कर लिया। फिर जब हम इंस्टेंशिएट डायरेक्टली कॉल करते हैं और उसके अंदर हम पैरामीटर हमने पास कर दिए, तो जो भी हम पैरामीटर्स देंगे उस हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसकी वही पोजीशन या पेरेंट जो भी हम सेट करेंगे उस हिसाब से वो फिर हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सीन के अंदर, गेम चलते हुए सीन के अंदर, क्या चलती हुई गेम के अंदर क्रिएट होगा। ठीक हो गया। पर हमारी स्क्रिप्ट के अंदर हम हमारे पास उसका अभी कोई एसेस नहीं रहेगा, मतलब अब वो एक बार क्रिएट हो गया, अब हमारे हाथ में वो नहीं है। अगर आपका काम यहीं पे ख़त्म हो रहा है,
जो भी आप एक लॉजिक बनाओ, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब आपको उसकी नीड नहीं है। अब वो ऑब्जेक्ट अपनी एग्जीक्यूशन करके खुद ही खत्म हो जाएगा, या फिर आप अपने हिसाब से उसकी और भी एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस ऐड करेंगे कि स्क्रिप्ट के अंदर। फर्ज करें कि हमने एक ऑब्स्टिकल स्पॉन किया, पर उस ऑब्स्टिकल का हम एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम उसकी रेफरेंस वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे उसकी रेफरेंस वैल्यू स्टोर कर दी। अब हम उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने उसको अपने हिसाब से उसका पेरेंट सेट कर दिया। ऑब्स्टिकल डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का अपना मेथड है सेट पेरेंट, तो वो अब हम उससे जो है पेरेंट सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और हमने ये है जो है हमारा ऑब्स्टिकल का जो पेरेंट, हमने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस लिया था, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया, वो हमने यहाँ पे उसको सेट कर दिया। तो ये हमारा जो ये ऑब्जेक्ट होगा, उसका पेरेंट जो है ये ये वाला गेम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा भी हुआ है, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो यहाँ पे भी देख लें। और दूसरा, अगर उसकी आप पोजीशन सेट करना चाह रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म डॉट सेट पोजीशन, और उसकी जो भी अपने हिसाब से पोजीशन सेट करना चाहें। चलो जी, अब मैंने कुछ ट्रांसफॉर्म की कॉमन मेथड शेयर कर दिए हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने हिसाब से अपनी कोई भी लॉजिक ऐड कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि एक मेथड था सेट पेरेंट, जो मैंने ऊपर दिखाया। एक ये है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, और उसका एक मेथड भी है सेट पोजिशन, और हम इस तरह से भी उसको सेट कर सकते हैं उसकी पोजिशन। ठीक हो गया। ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, तो ये क्या करता है कि ये हम इसके अंदर डायरेक्शन देते हैं प्लेयर को, और बोलते हैं कि भाई इस साइड आप मूव हो। तो ये वाली चीज़ तो समझो कि आपकी अपडेट लूप्स वाले मतलब मेथड में, अपडेट मेथड में, या लेट अपडेट, या फिर फिक्स अपडेट, वहां पर ये चीज़ कॉल होगी। दूसरा, ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, तो यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि किस एंगल से रोटेट करना है और कितनी डिग्री हमें रोटेट करना है। तो पहली जगह पे मैंने यहाँ पर वेक्टर डॉट अप, यहाँ पे वेक्टर डॉट लेफ्ट भी लिख सकता हूँ, वेक्टर डॉट फॉरवर्ड भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अगर मुझे वेक्टर डॉट अप का नेगेटिव चाहिए, मतलब नीचे चाहिए, तो मैं सिंपली इसके आगे जो है नेगेटिव साइन लगा लूंगा, बी के आगे नेगेटिव साइन लगा लूंगा, तो ये फिर नेगेटिव की तरफ बिहेव करेगा। ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट, ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट, मतलब जो भी हम उसको टारगेट देंगे ना, जिस भी गेम ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म को हमें टारगेट देंगे, तो वो उसी टारगेट की तरफ देखने लगेगा। कंप्लीटली उसकी तरफ रोटेट हो जाएगा, उसकी पूरी पावर डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट की तरफ होगी। हाँ, ये भी मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारी ये है कि ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन फ्रॉम लोकल स्पेस टू वर्ल्ड स्पेस। अच्छा, अगर गेम के अंदर फर्ज करें कि आपकी ऐसी कुछ लॉजिक है, आपने कुछ ऐसे सिनेरियोज बनाए हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की ग्लोबल पोजीशन चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड पोजीशन या ग्लोबल पोजीशन एक ही चीज़ है।
अब देखें, जो ऑब्जेक्ट रूट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता या जो किसी के चाइल्ड नहीं होते, वो हम उन्हें कहते हैं रूट ऑब्जेक्ट्स। तो ये साइन मशीन हमारा रूट ऑब्जेक्ट, जो सारे ऑब्जेक्ट जहाँ पे पड़े हुए हैं ना, ये रूट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर लाइटनिंग को अंदर जाके देखें, ये इस लाइटनिंग ऑब्जेक्ट के चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन्हें हम रूट ऑब्जेक्ट्स नहीं कहेंगे। पर इनकी पोजीशन जो है वो लोकल पोजीशन है, वो वर्ल्ड पोजीशन नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर हमें चाहिए कि ये पोजीशन वर्ल्ड पोजीशन में क्या होगी, तो वो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन, और हमने यहाँ पर लोकल डायरेक्शन का वेरिएबल जो है, वो रेफरेंस जो होगा हमारा, वो हमने अगर पास कर दिया। थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं। वर्ल्ड पोजीशन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन, और फिर हम चाह रहे हैं कि इस फेन ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है हमें उसकी, अब ये फेन ऑब्जेक्ट हमारा एक चाइल्ड है इस ऑब्स्टिकल कटर का, तो उसकी पोजीशन हमें वर्ल्ड पोजीशन में चाहिए। तो जो होगी उसी वर्ल्ड पोजीशन में हमें वो चीज़ मिल जाएगी। बल्कि में हमें उसकी वर्ल्ड वाली डायरेक्शन मिल जाएगी, जो उसकी वर्ल्ड की डायरेक्शन होगी। तो वो हम गेट करके उस डायरेक्शन की तरफ हम आ, मतलब फर्ज करें कि हम चाह रहे हैं कि हमारा प्लेयर जो है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करे, पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। और जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चाइल्ड होगा, तो उसकी अगर हम पोजीशन गेट करेंगे या फिर लोकल पोजीशन गेट करेंगे, तो मतलब उसकी अगर पोजीशन गेट करेंगे तो हमें उसकी ग्लोबल पोजीशन मिल जाएगी। कुछ ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजीशन से हमें उसकी लोकल पोजीशन मिलेगी, और पोजीशन से हमें उसकी ग्लोबल पोजीशन मिल जाएगी। पर यहाँ पे अगर हमने डायरेक्टली इसकी डायरेक्शन ही कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए ये शॉर्टकट है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन और पेन ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। तो हमें उस ऑब्जेक्ट की जो है लोकल से हमें उसकी जो है डायरेक्शन मिल गई ग्लोबल के हिसाब से। अब हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ मूव कर सकते हैं, और हमारी जो एग्जीक्यूशन होगी वो सही काम करेगी। ठीक हो गया। ट्रांसफॉर्म पॉइंट ट्रांसफॉर्म पॉइंट भी हमारा कुछ इसी तरह से काम करता है, पर ये डायरेक्शन नहीं देता, ये उसकी तरफ उस पोजीशन की तरफ पॉइंट आउट करता है। अब इसको मैंने इतना यूज़ नहीं किया, इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा जी, या फिर हम थोड़ा सा ना देख लेते हैं हमारी एआई से कि यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्म पॉइंट यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्म पॉइंट इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ यूनिटी। चलो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ट्रांसफर पॉइंट इज सुपर हैंडी मेथड फॉर कन्वर्टिंग पॉइंट फ्रॉम लोकल स्पेस टू वर्ल्ड स्पेस। Here is a real world examples. Scenario: firing a bullet from a gun. Imagine you have
a player holding a gun and you want to fire bullets from the gun barrel. You need to know exact position in the world where bullets should appear based on the gun's local coordinate. अच्छा जी। सही। And what does inverse transform point does? अच्छा जी, तो मकसद ये कि ट्रांसफॉर्म पॉइंट और इन इनवर्स ट्रांसफॉर्म पॉइंट ये हमारा लोकल स्पेस लोकल पोजीशन को हमें वर्ल्ड वर्ल्ड पोजीशन ग्लोबल पोजीशन में कन्वर्ट करके देता है एक इन वेक्टर में, मतलब एक्स वाई जेड एक वेक्टर की टाइप में। और इनवर्स ट्रांसफॉर्म पॉइंट जो है वो उसकी अपोजिट करता है, वो क्या कहता है, जो ग्लोबल पोजीशन होती है उसको लोकल पोजीशन में कन्वर्ट करके देता है उस ट्रांसफॉर्म के हिसाब से जिस ट्रांसफॉर्म का हम जिस ट्रांसफॉर्म का हम वो कंपोनेंट जो है वो यूज करेंगे। मतलब ये ट्रांसफॉर्म रेफरेंस जिस भी गेम ऑब्जेक्ट का होगा उसके उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही उसकी लोकल पोजीशन जो है हमें यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, थोड़ा डिटेल में गए ट्रांसफॉर्म के बारे में, क्योंकि ट्रांसफॉर्म अभी भी बहुत ही बड़ा है। इसकी रोटेशन के और स्केलिंग के भी अपने बहुत सारे मेथड्स हैं। अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इनके, जितनी डिटेल में गया आप उतने में भी अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया। पर इसकी जो ज़्यादातर काम की चीज़ है जो आप अभी यूज़ कर सकते हैं वो है ट्रांसफॉर्म लुक एट। मतलब किसी एनिमी को या किसी ऑब्जेक्ट को जब प्लेयर उस ऑब्जेक्ट के पास आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट प्लेयर की तरफ देखने लगे, तो हम जो है लुक एट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। फीचिंग कंपोनेंट्स। ओके। अब ये मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी एक बताया था, थोड़ा एग्जाम्पल्स को दिया था, अब थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, हम जो गेट कंपोनेंट जो हम कंपोनेंट टीच करते हैं ना, वो हम हमारे पास जो एक रेफरेंस वेरिएबल होता है ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्ट के अंदर, हम उसी के थ्रू ही जो वेरिएबल के कंपोनेंट टीच कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक गेम ऑब्जेक्ट है प्लेयर का, और आपने उसका कंट्रोलर उससे फीच करना है। जैसे कि हमने यहाँ ऑप्टिकल में किया था कि यहाँ पर हमारे पास एक कोलाइडर था गेम ऑब्जेक्ट, और इस कोलाइडर के अंदर था गेम ऑब्जेक्ट, मतलब एक प्लेयर का रेफरेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया था। तो हम उसके थ्रू हमने प्लेयर का करेक्टर कंट्रोलर, उसका एनिमेटर और उसका थर्ड पर्सन कंट्रोलर, ये तीनों जो है वो गेट कंपोनेंट के थ्रू फीच किए थे। ठीक हो गया। दूसरा है गेट कंपोनेंट्स। अच्छा, गेट कंपोनेंट सिर्फ एक ही कंपोनेंट को फीड करता है, जबकि गेट कंपोनेंट्स जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स उसी टाइप के, जो भी टाइप हम इन दो आ, इन एरोज के बीच में लिखेंगे ना, जो पास करेंगे जो भी कंपोनेंट टाइप, वो कंपोनेंट टाइप फीच होंगे सारे। अब फर्ज करें कि अ, हमारे एक
गेम ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर काफ़ी सारे कोलाइडर्स हैं। ठीक है, आपने उसके अंदर काफ़ी अलग अलग कोलाइडर्स लगाए हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि वो सारे कोलाइडर्स जो हैं डिसेबल हो जाएं, तो फिर आप गेट कंपोनेंट्स करके कोलाइडर करोगे, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, फर्ज करें कि मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं इसके बाद, एक ट्रांसफॉर्म है, एक रिजिड बॉडी है, एक कोलाइडर है यहाँ पर, एक और दूसरा यहाँ पर एक कोलाइडर है। इसके मतलब इसके अंदर दो कोलाइडर्स हैं, एक स्क्रिप्ट है और एक रिजिड बॉडी है, ये इसके कंपोनेंट है। तो इसके इन कंपोनेंट लिस्ट में अगर हम कोलाइडर फीड करेंगे तो जितने भी कोलाइडर्स होंगे ना, वो कोलाइडर्स हमारे हमारे रेफरेंस वेरिएबल में सेव हो जाएंगे, स्टोर होंगे, और फिर हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फर्ज करेंगे इनेबल या इनेबल पास कर दें या ट्रू कर दें। ठीक हो गया। या फिर उनको उनकी जो है प्रॉपर्टीज में या उनकी साइज में थोड़ी छेड़छाड़ करें, उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करें, ये चीज़ें। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रेन। अच्छा बाबा, अब यहाँ पर ये क्या करता है, पिछले एग्जाम्पल में तो मतलब हम जो है उसी ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स में सर्च कर रहे थे और वहां से गेट कर रहे थे। अब ये क्या करेगा, ये उसमें भी, शायद मुझे अच्छी तरह याद नहीं, मैं एग्जाम्पल करेंगे देखेंगे, उसमें भी देखेगा कंपोनेंट्स, और फिर उसके चाइल्ड, मतलब ये एक चाइल्ड हो गया, इसका दूसरा चाइल्ड हो गया, इसमें भी देखेगा, और शायद उस चाइल्ड के चाइल्ड में भी कंपोनेंट जो है वो देखेगा। ठीक हो गया। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल अभी करके देख लेते हैं, तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रेन का भी, और गेट कंपोनेंट्स इन चिल्ड्रेन का भी। इसकी यहाँ पे मैंने थोड़ी की पॉइंट्स लिखी भी हुए हैं। जैसे ये रिट्रीव द कंपोनेंट ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, स्पेसिफाइड टाइप मतलब ये वाला टाइप जो भी आप दोगे फ्रॉम द गेम ऑब्जेक्ट और एनी ऑफ इट्स चिल्ड्रेन। This method for the component in the game object is children and children's children. अच्छा बाबा, अच्छा तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट फॉर दिस मेथड लुक्स फॉर द कंपोनेंट इन द गेम ऑब्जेक्ट, ये मतलब गेम ऑब्जेक्ट के अंदर भी, मतलब ये क्या करेगा, आप लोग जब ये मेथड कॉल करोगे ना, तो ये पहले यहाँ पे भी देखेगा, फिर उसके इस चाइल्ड में भी देखेगा, फिर इसके इस चाइल्ड में भी देखेगा, फिर इस चाइल्ड के भी जितने भी चाइल्ड हैं उन सब के अंदर भी देखेगा। उस कंपोनेंट को जाके सर्च करेगा जो भी आप यहाँ पर टाइप करोगे। ये यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है। चलो टेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्लियर हो गई अभी एक चीज यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे मैंने समझाया था कि कंपोनेंट्स जो है, मल्टीपल कंपोनेंट्स जितने भी होंगे उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सारे चीज करेगा। वैसे ही इसका भी वही हिसाब है, बस कंपोनेंट्स और कंपोनेंट इनकी स्पेलिंग में देख लें, यहाँ पे एस नहीं है और यहाँ पे एस है, बाकी मोस्टली ये एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, गेट कंपोनेंट इन पेरेंट, अब ये फिर उल्टी चीज आ गई। वहां पे हम चिल्ड्रेन में देख रहे थे, पर यहाँ पे हम पेरेंट में देख रहे हैं। दिस मेथड फ्रॉम द कंपोनेंट इन द गेम ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमीडिएट पेरेंट। अच्छा, ये कह रहा है कि जब हम फर्ज करें कि हमने फ्रेम के अंदर एक स्क्रिप्ट कॉल की कि हमने इसके पेरेंट का ऑब्जेक्ट गेट करना है, तो वो इस फ्रेम के अंदर भी देखेगा, और इसके पेरेंट के भी अंदर, जो भी इसका पेरेंट होगा ना, सिर्फ उस एक पेरेंट के अंदर, उसके अंदर भी देखेगा। उस कंपोनेंट को सर्च करेगा जो भी हम ढूंढ रहे हैं।
आगे बात समझ। बिस्मिल्लाह। गेट कंपोनेंट पेरेंट, गेट कंपोनेंट्स पेरेंट, वही हिसाब है जो एरे वाला हिसाब है। वहां पे एक कंपोनेंट ले रहा है, यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स जितने भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस टाइप के कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे वो सारे ही सारे। ठीक हो गया। अब ये हमारे फीचिंग कंपोनेंट्स को हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स जो हैं उनके फीच किस तरह से करते हैं। देखो, ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो टेक्निक्स है यूनिटी की, जो मतलब बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज हैं, ये थोड़ी बहुत समझ लें, इनको थोड़ा बहुत लिखना सीख लें तो काफ़ी हद तक आपको गेम बनाने में आसानी होगी। और जब हम गेम डिज़ाइन के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको गेम बनाना तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर सारा के सारा आपका आपकी अपने ऊपर है कि आप अपनी लॉजिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को कैसे यूज़ करते हैं, गेम कैसे लिखते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, फाइंडिंग अ गेम ऑब्जेक्ट बाय कंपोनेंट। अच्छा, अभी तक तो जो फीचिंग कंपोनेंट्स हमने पढ़े उनमें ये था कि आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस वेरिएबल हो, जैसे कि हमारे इसके अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास था। दूसरा, हम समझो कि ये पेन ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू भी हम फीच कर सकते हैं। ये हमारा एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के थ्रू हमें गेम ऑब्जेक्ट मिल सकता है। अगर हम और भी डार्ट ऐसे गेम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना तो हमें गेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो उसके भी समझो कि हम गेट कंपोनेंट के थ्रू सर्च कर सकते हैं। अच्छा, गेम कंपोनेंट के साथ साथ दूसरा भी एक ये होता है कि ट्राई। तो ट्राई क्या करता है कि वो हम इफ के अंदर डाल सकते हैं कि अगर वो हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो एल्स करके हम जो है आ, आगे मूव कर सकते हैं। फर्ज करें कि ये जैसे हमने यहाँ पे ऐसे कुछ कर दिया इफ के अंदर। बस गेट कंपोनेंट के आगे ट्राई लगा देंगे तो अब वो बूलियन कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह काम करेगा। और ये आउट लिखकर आपने अपना कंपोनेंट टाइप, अपने स्क्रिप्ट का नाम या फिर जो भी यूनिट की कंपोनेंट है, जैसे जैसे नाम होगा वैसे ही लिखना है यहाँ पर। तो ये टाइप सेंसिटिव होते हैं। फिर वेरिएबल का अपने हिसाब से जो भी नाम दे दें। गुड हो गया। ठीक हो गया बाबा। अच्छा, अब जैसे कि फीचिंग कंपोनेंट में हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल लाजमी था। अब फाइंडिंग कंपोनेंट में क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब है ये परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये सीन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना सब में ढूंढना शुरू कर देंगे। अब वो ढूंढने की भी इनके अलग अलग मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि जो एफिशिएंट है और कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये, अच्छा, दूसरी मेन पॉइंट ये कि जो भी यहाँ पे मैंने मेथड्स इनके लिस्ट आउट किए हैं वो अप टू डेटेड है, वो यूनिटी 6 में चलेंगे। अगर आप यूनिटी 6 के नीचे वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर ये वाले मेथड चलेंगे। ठीक है, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, फाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप, फाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल टाइप। पर यूनिटी वालों ने ये वाले जो मेथड्स हैं ये यूनिटी 6 में हटा, मतलब ये उन्होंने कहा है कि ये हम आगे हटा देंगे तो यूनिटी 6 में अपडेट हो जाए और जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं उनको समझ लें। अच्छा, सबसे पहले फाइंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे रिजिड बॉडी, हम रिजिड बॉडी को फाइंड कर रहे हैं। किसी भी, हम कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट जिसके अंदर रिजिड बॉडी है उसको फीच कर रहे हैं।
ठीक हो गया। तो जब फाइंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय टाइप, ये समझो कि इसको जो भी पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, ये उसको जो है गेट करेगा और यहाँ पे इसमें उसका रेफरेंस जो है स्टोर कर देगा, और फिर हम उसके अंदर फोर्स अप्लाई करें, क्या भी करें वो हमारी मर्जी। हाँ, यहाँ पे जो समझने वाली चीज है कि मतलब हम फाइंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय टाइप, मतलब ये वाला मेथड मेथड जैसे काम कर रहे हैं, हमें बस वो चीज समझनी है। अच्छा, ये वाले जो मेथड्स हैं, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वो ही फाइंड करेंगे जो एक्टिव होंगे। ऐसा है, अगर वो जैसे डिसेबल्ड है तो वो इन्हें फाइंड नहीं करेंगे, उन्हें इग्नोर कर देंगे। अगर वो ऐसे एक्टिव होंगे तब ही उनको फाइंड, मतलब उनको वो सर्च में उनकी आएगा। उसके सिमिलरली एक दूसरा है फाइंड एनी ऑब्जेक्ट बाय टाइप। यहाँ पे फर्स्ट मतलब जो भी उसे पहला मिला और उसने वो फीच कर दिया। यहाँ पे एनी मतलब कोई भी रेंडमली इसने पिक कर लिया। तो हर बार अगर ये वाला हम कॉल करेंगे तो यूनिक होगा, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें सेम सेम आएगा कंपोनेंट। ट्राई करके देख लें आप, इस पे ऊपर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वर्क करके चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, फाइंड ऑब्जेक्ट्स बाय टाइप। जैसे कि हमारा गेट कंपोनेंट और गेट कंपोनेंट्स में फ़र्क था, ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ये फाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप क्या करता है कि मतलब जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके अंदर उस स्पेसिफिक टाइप के कंपोनेंट होंगे अवेलेबल, वो सारे के सारे वो खींच करेगा। और फिर हम उनको अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, उनको डिसेबल कर सकते हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, जो भी हम चाहें हमारी लॉजिक के हवाले से वो एग्जीक्यूशन हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर एक लूप चलाकर। ये फॉर ईच क्या करता है कि ये जो है आ, ये उस लिस्ट में, ये समझो कि हमारी लिस्ट मिल गई है हमें, उस लिस्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। अब उस लिस्ट को वन बाय वन हम गेट कर रहे हैं और उनकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। समझने की बात यह है यहाँ पर कि ये जो है सारे गेम ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर रिजिड बॉडी होगा उनको फीच करेगा। अच्छा, वो गेम ऑब्जेक्ट जिनके रूट ऑब्जेक्ट में होगा, उनके चाइल्ड में अगर होगा तो वो मोस्टली वो मे बी इग्नोर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दो जो मेथड्स मैंने दिखाए हैं आपको, फाइंड फर्स्ट, फाइंड एनी, फाइंड ऑब्जेक्ट्स बाय टाइप, ये थोड़े बहुत एक्सपेंसिव हैं। अच्छा, ये तो फिर भी थोड़ा कम एग्जीक्यूशन ले सकता है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा भी एग्जीक्यूशन लेगा। पर फर्ज करें कि हमारे पास, फर्ज करें हाँ, हम जो गेम ऑब्जेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं कि अ, उसका एक टैग है। जैसे कि अगर प्लेयर है तो प्लेयर तो हमारी गेम में एक ही होगा। अगर हमने प्लेयर टैग के साथ सर्च किया और हमारा एक ही प्लेयर है गेम के अंदर, तो हमें वो गेम ऑब्जेक्ट हमें जल्दी ही मिल जाएगा। तो हमारी ये वाली एग्जीक्यूशन फास्ट और इफिशियंट रहेगी, परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी रहेगी। गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड विद टैग, इसको कुछ इस तरह से ही लिखेंगे, गेम ऑब्जेक्ट लिखकर डॉट फाइंड विद टैग, और फिर हमने टैग का नाम जो भी होगा वो यहाँ पे पास करेंगे। जस्ट टू चेक कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। माशाल्लाह, ठीक हो गया। और फाइंड गेम ऑब्जेक्ट्स विद टैग, और यहाँ पर समझो कि वही लिस्ट वाला काम, गेम ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे सिर्फ फाइंड विथ टैग, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट को टीच कर रहा है। और यहाँ पर
गेम ऑब्जेक्ट्स विद टैग के जितने भी गेम ऑब्जेक्ट हैं जिनका टैग एनिमी है उनको फ्रीज कर दो। मैं पानी की ब्रेक लेकर आता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो फाइंड गेम ऑब्जेक्ट्स विथ टैग्स, आई थिंक मैंने ये सारी चीज़ें भी कवर करा ली और कॉन्सेप्चुअली आपको समझ भी अभी आ गई होंगी। अब न्यूमरेटर को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और यूनिटी कॉरोटीन्स। तो यूनिटी कॉरोटीन्स बेसिकली समझो कि जिस मेन थ्रेड के अंदर हमारी गेम चल रही होती है उसी के अंदर पैरेलल में कहें या सीक्वेंस में ही कहें, ये मुझे थोड़ा याद, मैं आई थिंक पैरेलल में। मैं समझे कि पीछे से ये अलग से एनिमेटर अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा होता है और हमारी गेम की परफॉर्मेंस में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हमारा मोनो बिहेवियर अपने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा होता है वैसे ही वो इस एनिमेटर को भी एग्जीक्यूट कर लेता है। जो भी हम इसके अंदर लॉजिक्स लिखते हैं वो सारी लॉजिक्स भी उसी एक मेन थ्रेड के अंदर ही जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। अब ज़्यादा इसकी बैकग्राउंड थ्योरी नहीं देखते, ये कहाँ अच्छे से काम करता है, कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ पे बात करते हैं। एनिमेटर्स जो है ना आप काफ़ी समझो कि गेम की स्टार्टिंग करनी है, गेम का एंडिंग करनी है या कोई काउंटडाउन काउंटडाउन बनाना है कि 10 से 1 तक काउंटडाउन करना है आपको, या फिर टाइमर के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि क्वारंटीन्स अगर बहुत बड़े हो जाएं 10 मिनट के 20 मिनट के तो वो भी अच्छे नहीं रहते। इनकी आप 5 मिनट के अंदर ही कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए ताकि दूसरे क्वारंटीन्स स्टार्ट करें, क्योंकि मल्टीपल क्वारंटीन्स रन करना भी सही नहीं है। मतलब हम हम इसको यूज केस इसका इस तरह से होना चाहिए कि एक मोनो बिहेवियर में एट ए टाइम एक ही चल रहा हो प्रोटीन, एक मोनो बिहेवियर में। ऐसा नहीं कि आपने एक ही स्टार्ट किया फिर उसके ऊपर दूसरा भी स्टार्ट कर लिया फिर उसके ऊपर तीसरा भी स्टार्ट कर लिया, तो ये परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ जाएगा। इसका बेस्ट यूज करने का तरीका ये है कि एट ए टाइम पर एक ही यूज करे बंदा। ठीक हो गया। और फर्स्ट गिने कि आपने मल्टीपल चलाया भी हुए हैं वो भी समझो कि 5-6 अलग क्लासेस हैं आपकी और उनमें अगर अपने अलग अलग कोरोटीन्स चलाए हुए हैं तो वो बेहतर है। सीन की ट्रांजिशन के हिसाब से भी कोरोटीन अच्छे से यूज होते हैं, पर उनकी भी एक थोड़ी सी टेक्निक है। हाँ, ओहो, वो भी, चलो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज आपको इस क्लास के अंदर कवर करा लेता हूँ। एक छोटा सा एक छोटा सा जो है, डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड। तो डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड, ये एक मोनोबियर का एक डिफॉल्ट मेथड है हमारा। अ, जब इसको हम जब जो भी हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम पास करेंगे तो वो सीन चेंज होने पर वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वहीं पे ही रहेगा। तो फर्ज करें कि हमारे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो वहीं पर ही रहे, जिनके अंदर हम वैल्यूज भी एक सीन से दूसरे सीन में पास कर पाए, या फिर सीन की ट्रांजिशन कर रहे हैं तो उस स्क्रिप्ट के थ्रू करें। तो उस स्क्रिप्ट को हम डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि अ, वो चीज़ जो है
सीन चेंज करने के वक्त डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अगर आप ये नहीं ऐड करोगे, मतलब नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे ही एक सीन हम सीन को चेंज करते हैं तो जो सीन लोडेड होता है वो अनलोड हो जाता है। तो जैसे ही वो चीज़ सीन अनलोड होता है तो उसके सारे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनका ये एक मेथड है ऑन डिस्ट्रॉय, ये कॉल हो जाता है क्योंकि वो अनलोड हो गए और जो भी उसके गेम ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अभी मैंने सारी थियोरिटिकल जो भी यहाँ में नोट्स में मैंने लिखा है, आप खुद से भी इनको रिपीट करके पढ़ लें। और रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी, अगर उसको ही समझ उसी से समझ आ जाता है तो वो और भी बेस्ट। मेरे अल्फाजों में इतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती तो एक बार इसको भी पढ़ लें। और अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल वर्क। 1 घंटा हमने जो है अंडरस्टैंडिंग भी लगाया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क पे करते हैं। अच्छा जी। तो हो वेयर इज माय माउस। अच्छा, अब मैं अपनी गेम के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा कि ये जो मेरे ऑब्स्टिकल्स हैं मैंने इनको कर दिया ध्यान से delete। ठीक हो गया। और ये जो कॉइन्स हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉइन्स, और मैं अब इन कॉइन्स को इनके अंदर रख लूँगा। ठीक हो गया। थोड़े से कॉइन्स बढ़ा देते हैं। चलें खैर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक एक ऐसी जगह बनाता हूँ जहाँ से ये ऑब्स्टिकल्स आते रहें और फिर वो मेरे पीछे पड़ जाए। ठीक है। चलो ये गुफा आपको थोड़ी अच्छी लग रही है, इसके थ्रू ही करते हैं। अम, चलो जी। यहाँ फिर हमें इनके एनिमीज। एक मैंने एम्पीरीग्राम ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही यहाँ पर जो है सेट कर देता हूँ। ठीक हो गया। बिल्कुल ही यहाँ पर।
अच्छा, इनसे पहले मुझे तो एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जो मेरी गेम को कंट्रोल करे। ठीक हो गया? मतलब मेरे सारे सीन की सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखे और कंट्रोल करे। तो उसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, मैं एक न्यू स्क्रिप्ट गेम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसको नाम दूंगा गेम मैनेजर, या फिर माय प्लेग्राउंड मैनेजर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। पर मकसद की स्क्रिप्ट का ये है कि वो इस सीन के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ये वाली जो हमारी स्क्रिप्ट होगी ये मैनेज करें। अच्छा, गेम मैनेजर का ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, प्ले ग्राउंड मैनेजर, एक मैंने स्क्रिप्ट बना दी। और तो सबसे पहले या इसको हम देते हैं रेफरेंस हमारे गेम ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल प्रीफैब का। ठीक है? और हम इसको दूसरा रेफरेंस देते हैं हमारा जो है एनिमीज पेरेंट का। इसे हम जो है एनिमी प्रीफैब भी कह सकते हैं। चलो जी, एनिमी प्रीफैब हो गया हमारा। और हमारा जो ऑब्स्टिकल कटर है उसमें हम थोड़ी सी और चेंजेस करेंगे। अभी तक ये क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये रैंडमली इधर उधर बस मूव कर रहा है। ठीक हो गया? ये हम मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसको हर एक लाइन समझाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, अ, हम इसके अपडेट में, हम इसके अपडेट के अंदर चेक करेंगे कि क्या प्लेयर करीब है, मतलब प्लेयर की थोड़ा, प्लेयर से का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा करीब है, तो वो प्लेयर की तरफ भागने लगेगा। ठीक हो गया? प्लेयर का रेफरेंस हम जो है उसे यहाँ से देंगे, और ये जो है क्लास जो है हम इसे स्टैटिक कर देंगे, ताकि हम इसको जो है दूसरे क्लासेस के थ्रू कॉल करें उनके इसका रेफरेंस दिए बगैर। इंस्टेंट कैरेक्ट। अच्छा, अब एनिमीज कितने टाइम के बाद स्पॉन हो वो भी हम यहाँ पर जो है ना टाइमर सेट करते हैं। तो पब्लिक, अच्छा ये serialized जो है ना, वो इंस्पेक्टर में आ जाता है। जो पब्लिक होते हैं मेथड, वो जो है वो क्लास के बाहर आ सकते हैं, प्राइवेट वाली क्लास के बाहर नहीं आ सकते। पर अगर हम प्राइवेट को भी आगे से सीरियलाइज कर दें तो वो वो वाले वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे इंस्पेक्टर में शो हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता सीरियलाइज फील्ड क्या करता है, तो वो समझो कि जो इंस्पेक्टर में ये वाला वेरिएबल शो होगा। फिर अब यहाँ पर जो है हम फ्लोट पान इंटरवल हर 2 सेकंड में हमारा कौन होगा। ठीक हो गया? और
मैक्स एनिमीज चलो 5 को ही रखते हैं। करंट एनिमीज और ऑन टाइमर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर गारंटी, और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फाइंड विथ फाइंड विथ टैग प्लेयर। तो अवेक के अंदर हम जो है प्लेयर को फाइंड करके इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। तो हमारे प्लेग्राउंड के अंदर हमारे पास प्लेयर एक होगा रेफरेंस, उसके अंदर हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होगा। अब हम जो है अपडेट के अंदर अपने एनिमीज स्पॉन करेंगे। ठीक हो गया। तो बस मैं अपने सीन के हिसाब से उनको बस स्पॉन करके छोड़ दूंगा, मुझे कोई भी उनका रेफरेंस नहीं चाहिए। और जो मेरे इस की पोजीशन है उस पोजीशन में जाके मेरे ऑब्स्टिकल जो है स्पॉन हो जाए। हाँ, मैंने आपको इनिशियली दिखाई थी कि हमने एनिमीज का जो एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उनकी हमने पोजीशन क्या रखी थी। गेम को हटाकर मैं उनका नाम प्ले ग्राउंड मैनेजर रख देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर फैब में क्या आ गया, ऑब्स्टिकल कटर फिल कर दिया इसको। और ये एनिमीज, अब मेरे जो जो भी एनिमीज होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे और यहाँ से रेंडमली इधर उधर मूव करेंगे। ठीक हो गया। और ये हमारी टाइमिंग की सेटिंग। अच्छा जी, तो इस अपडेट के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे करंट एनिमीज हमारे मैक्स एनिमीज से कम है, मतलब अभी तक 5 एनिमीज नहीं हमने की हमने क्रिएट किए, तो हम अपने टाइमर को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही वो एक इंटरवल के टाइमिंग तक आ जाता है, मतलब 2 सेकंड उसके कंप्लीट होते हैं, तो हम एक एनिमी स्पॉन कर देते हैं और टाइमर को रिसेट कर देते हैं। और फिर से ये दोबारा लूप चलता रहेगा जब तक 5 एनिमीज आ जाएं। फिर कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये मेथड यहीं तक ही महदूद रहेगा। ठीक हो गया। और अब अपने ऑब्स्टिकल कटर की तरफ आते हैं। और इसके अंदर अब हम लॉजिक लिखेंगे अपडेट के अंदर, क्योंकि फिक्स अपडेट के अंदर वो बहुत बार मतलब वो एक अनएफिशिएंट चीज़ आ जाएगी। हम अपडेट के अंदर एक लॉजिक लिखेंगे कि इफ प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्लेयर डॉट
जैसे कि हमने यहाँ पर ये चेक करें ना कि वेक्टर डॉट ट्रांजिशन वगैरह, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी चेक करना है। तो वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस डॉट पोजिशन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, अगर ये 5 मीटर के करीब है, लेस देन 5 मीटर, अगर ये 5 मीटर के करीब है तो हम के प्लेयर इज नियर टू ऑब्स्टिकल। डीबग लॉग ये स्पैम होता रहेगा इसका, तो मैं ये नहीं करने वाला। हम क्या करेंगे कि इसकी जो टारगेट पोजीशन है वो हम प्लेयर की पोजीशन सेट कर देंगे। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर जैसे ही प्लेयर को हिट हो रहा है, हम क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने से पहले हम यहाँ पर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, एक्सप्लोजन इफेक्ट्स, ईडीसी। पर अभी के लिए हम समझोगे उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। विजुअली तो हम बाद में जो भी चाहें ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम अपने कटर को जो वो हमने सिंपली क्यूब से उसके पेन्स बनाए थे, हम उनको छुरियों की शक्ल दे सकते हैं। हम जो एक छोटा सा एक प्लेयर रख सकते हैं जिनके हाथों में छुरी है, वो गोल गोल घुमा के आ रहा है, हमें लग रहा है, और जैसे हमें लग रहा है वो वहाँ पे एक्सप्लोर हो रहा है। कुछ इस तरह जैसे चाहे हम कर सकते हैं, ये हमारी गेम है। ठीक हो गया। तो अब हमारे ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये जो है जैसे ही स्पान होगा, ये अपनी एक रैंडम डायरेक्शन देखेगा, और साथ ही साथ ये अपडेट के अंदर मतलब चेक करता रहेगा। अगर प्लेयर जो है 5 यूनिट्स के अंदर है तो प्लेयर के पीछे पड़ जाएगा आप ये। ठीक है, क्योंकि हमारी मूव डायरेक्शन में ये ऑलरेडी हमारी लॉजिक पड़ी हुई कि टारगेट पोजीशन की तरफ जो है हमें मूव करना है। अभी इसकी मूवमेंट इतनी सियानी नहीं होगी। ये अगर दीवारों में, अगर आज दीवार आगे आ जाएगी, अगर प्लेयर दीवार दूसरी पार खड़ा हुआ है और ऑब्स्टिकल दीवार है दूसरी पार, तो वो दीवार पे बार बार जाके ना दीवार पे जाके लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं अभी क्या करूँगा कि इनकी जो ये जो हमने एक बॉल का बनाया था ना, फिजिक्स मटेरियल, मैं वो हमारे इस ऑब्स्टिकल के अंदर जो भी इसके कोलाइडर्स हैं जो किसी न किसी जाके लगेंगे, जैसे नाइफ्स हैं, नाइफ्स तो लगेंगी ही, तो इनको ये थोड़ी फिजिक्स प्रॉपर्टी दे देते हैं। देखते हैं कि ये मतलब जब दीवारों पे जाके लगेगा तो ये बाउंस होता है, मतलब लग कर पीछे होता है कि नहीं होता। तो बस थोड़ा टेस्टिंग के लिए। ठीक हो गया। चलो जी। अब हाँ, मेरा माउस काम करना छोड़ रहा है। हाँ, चलो जी, अब हमारे एनिमीज यहाँ से आएंगे। ठीक हो गया। और हमारे प्लेयर का टेक देख लेते हैं हम। हमारे प्लेयर का टेक जो है प्लेयर है। परफेक्ट। चलो जी, तो हमारा सीन हो गया है तैयार। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ना एक और भी चीज़ कर देते हैं कि जब बंदा कॉइन पिक कर रहा है ना, तो वो कॉइन मैनेजर में काउंट भी हो कि कितने कॉइन्स कलेक्ट कर लिए, तो हम वो प्लेग्राउंड मैनेजर में कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना सकते हैं।
इसको नाम देते हैं हम पब्लिक इंटीजर कलेक्टेड पॉइंट्स इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में 0 हो, उसके बाद जैसे अब हम इसको तो किसी भी क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ये वाला काम किया, इसको स्टैटिक कर दिया है। मतलब जब भी हम एक क्लास को स्टैटिक कर देते हैं तो हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लो, ये कॉइन पिकर में आ गए हम। तो यहाँ पर आकर प्लेग्राउंड कलेक्टेड कॉइन्स प्लस प्लस। हम्म, ये देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब जैसे हम कॉइन्स कलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, फिर हम इसको यूआई में भी शो कर सकते हैं, वो भी करके दिखाऊंगा मैं आज ही इंशाल्लाह। दुआ करें। मेरी हिम्मत वैसे भी जवाब दे रही है, दिल कह रहा है कि अभी बड़ा सा पास लूँ, पर मुझे घर के लिए निकलना है अभी। हाँ, चलो जी, टेस्ट करते हैं। ओहो, हमारे प्लेयर आ गए और देखो ये मुझे लगती है कि ओए होए, ये रैंडमली आ रहे हैं। ओए होए, ये देखो। ओए होए होए होए, होए। अच्छा जी, लगता है 5 एनिमीज आ गए और 5 ही बार ना मुझे आकर लग गए। ऑप्टिकल हिट टू द प्लेयर। और ये देखो, ये यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि जब एक डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम मैक्सिमम एनिमीज को रिड्यूस कर दे, मतलब काउंट जो है वो उसका रिड्यूस कर देंगे, ताकि ये स्पॉन होते रहे मेला। ठीक हो गया। करंट एनिमीज को ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे हम पब्लिक कर देंगे। अगर जब हम पब्लिक कर देंगे तो हम इसको किसी दूसरी क्लास के भी थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने पब्लिक कर दिया। अब क्या करेंगे हम कि ऑब्स्टिकल कटर में जब हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय करने से पहले हम क्या करेंगे, प्ले ग्राउंड मैनेजर डॉट इंस्टेंट डॉट करंट एनिमीज माइनस माइनस। ठीक हो गया। तो अब हर 2 सेकंड बाद कोई ना कोई क्रिएट होके हमारे पीछे पड़ता रहेगा। आप तो अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग लगा कर सकते हैं, जो भी समझ आए। ये सोच मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बाकी आपके जहन में जो भी चीज़ जैसे भी आए, आप उसको उस हिसाब से बना सकते हैं, कर सकते हैं। ओए होए। अच्छा, मैं चलो, अच्छा ये मैं पास गया। हाँ, एक को मिल गया मैं। एक इसने भी ढूंढ लिया मुझे। हाँ, अब मैं पास जा रहा हूँ तो ये मेरे पास आ रहे हैं, इतना डिस्टेंस कम है। चलो अब कॉइन्स भी करके देखते हैं। एक कॉइन्स कलेक्टेड में जाके देखें। वैल्यूज 2, 3। ये देखूँ तो सही, ये जरा ऊपर आएंगे। ऊपर नहीं आ पा रहे, क्योंकि हम इसकी एक्स और जेड की तरफ इनको पोर्ट अप्लाई कर रहे थे, वाई की तरफ नहीं, तो ये इसलिए अब इन्होंने मुझे ढूंढ लिया और मैं मर गया।
अजीब क्रिया है। तो अब हम थोड़ी गेम की यूआई बनाते हैं, जिसके अंदर हम थोड़ी सी प्लेयर की हेल्थ भी सेट करते हैं, और मतलब अगर प्लेयर को 5 बार प्लेयर हिट हो जाता है, तो प्लेयर मर जाए बस उसको मार देते हैं हम। यहाँ पे प्लेयर को हम एबिलिटी दे दें कि उनको तबाह कैसे करें, या फिर वो ऑब्स्टिकल खुद ही एक टाइम बम की तरह हो, आते आते खुद ही फट जाए। चलो पहले यूआई बनाते हैं अभी हम अपनी। तो हमारी गेम के अंदर एक पहले से ही यूआई बनी हुई है, हमारे इनपुट कंट्रोल्स की बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे एसेस के अंदर आती हैं। पर मैं उनके साथ अभी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, एक यूआई में जाके कानस क्रिएट करेंगे। इसे मैं नाम दूंगा गेम यूआई, और स्क्रीन साइज इसको 1280 1280 720, विड्थ और हाइट दे दी मैंने, इसकी रेजोल्यूशन सेट कर दी। अब इसको मैंने दे दिया एक पैनल। ठीक हो गया। और चलो इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं, और पैनल की जो ट्रांसफॉर्म ये, अब पैनल नहीं करते, इसको डिलीट करके एक सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं इन गेम यूआई इसमें कहता हूँ, और इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, स्ट्रेच कर देता हूँ चारों तरफ। अच्छा, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ अपने कंट्रोल्स को। और अब हम कॉइन्स काउंट करते हैं, तो एक वो चीज़, कॉइन्स काउंट। ठीक हो गया। इसको मैं टॉप लेफ्ट पर जाके सेट करूँगा। इसकी 28 रखते हैं। फिर इसकी सी में जाकर इसको यूआई यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगी सेट करने वक्त। अच्छा जी, इसको मैंने सेंटर कर दिया यहाँ पर। विड्थ थोड़ी बढ़ा दी मैंने, और बिल्कुल यही थोड़ा सा एक्सेस में मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे मूव कर दिया। गुड हो गया। और मुझे एक काउंटर भी बनाना है, तो वो भी बनाते हैं। एक यूआई और एक मैं एक इमेज कंपोनेंट यूज़ करता हूँ, और इमेज कंपोनेंट की जो है ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, और उसको डिस्प्ले कर देते हैं हम। और इसको हम 150 बाय 150 सेट करते हैं इसकी साइज। तो हम दे देते हैं काउंट डाउन पैनल, और इसके अंदर हम टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करते हैं, और उसको कहते हैं काउंट डाउन टेक्स्ट। काउंट डाउन टेक्स्ट को भी मैं स्ट्रेट जितनी भी हमारी ये पैनल है, पैनल की साइज है, बस उसको थोड़ा ऑफ सेट कर देता हूँ, मैं पेडिंग दे देता हूँ काइंड ऑफ 5 बाय 5 चारों तरफ से, यहाँ पर 10 बाय 10 तो ठीक रहेगी। देखिए हमने इसको 10 बाय 10 अपने पैनल से थोड़ा कम कर दिया। अब इसको बिल्कुल ही सेंटर करते हैं अलाइनमेंट सेट एक्स की। 3 2 1। या फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग इन 3 2 1 सारे। ये हमारा हो गया काउंटडाउन। चलो जी, हमने अपना
यूआई बना लिया, ठीक हो गया। अब आप इसको जैसे चाहें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं अपने सीन अभी इतना ही करूँगा। चलो प्लेयर इस मैनेजर में जाते हैं और उसके अंदर हम अपनी यूआई की जो रेफरेंसेस हैं वो ऐड करेंगे अब। तो यहाँ पर सिविलाइज फील्ड प्राइवेट और इसके अंदर मैंने रख दिया कॉइन काउंट टेक्स्ट। और गेम ऑब्जेक्ट एक काउंट डाउन पैनल के लिए और एक टेक्स्ट के लिए भी रेफरेंस वेरिएबल सेट हो गया। अब हम यहाँ पे एक एनिमेटर बनाते हैं। एनिमेटर और इसको देते हैं काउंट डाउन 14, ठीक हो गया। और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं काउंट डाउन, ठीक हो गया। चलो जी। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि हमारा जो प्लेयर है, प्लेयर तो हमारे हम अब एक में मेथड में हमारे पास मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिसेबल प्लेयर कंट्रोल्स। तो प्लेयर डॉट गेट थोड़ा सा और सिक्योर अप्रोच यूज करते हैं। प्लेयर डॉट ट्राई गेट कंपोनेंट थर्ड पर्सन कंट्रोलर आउट वार। अच्छा, वार जो ये होता है ये कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर आ सकती है, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया और यहाँ पर हमने इनेबल प्लेयर कंट्रोलर्स। तो इफ कंट्रोलर्स इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब अगर हमें यहाँ पे कंट्रोलर्स मिल चुके हैं तो कंट्रोलर को हमने यहाँ पे रिट्रीव कर दिया, वापसी सेट हो गया। काउंट डाउन वाइल, वाइल जब तक वाइल के अंदर कंडीशन लगाई यहाँ पे काउंट डाउन, जब तक काउंट डाउन जीरो के जीरो से ज़्यादा है, जब तक इस बेर की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये हर एक सेकंड बाद यहाँ पे चलता रहेगा। और फिर स्टार्टिंग इन काउंट डाउन हमने ये सेट कर दिया, ठीक हो गया। और जैसे ही काउंट डाउन अप, तो हम जो है काउंट डाउन पैनल को डिसेबल कर देंगे तो टैक्स इसका चाइल्ड है तो वो भी डिसअपियर ही हो जाएगा साथ ही साथ। और दूसरा हम क्या करते हैं कि स्टार्ट के अंदर पहले ही फ्रेम के अंदर हम अपनी स्टार्ट करोटीन और स्टार्ट डाउन करोटीन, काउंट डाउन करोटीन नाम रखना चाहता मैं, ठीक हो गया। और एक ही यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, बूल इस गेम स्टार्टेड, ठीक हो गया। और यहाँ पे चेक करते हैं, मतलब एनिमीज ऐसा नहीं कि वो पहले से स्पॉन, अगर गेम स्टार्टेड नहीं हुई तो
इस मेथड को यहीं से ही ख़त्म कर दो, आगे ना बढ़ो। ठीक है, ये नॉट ऑपरेटर और हमारा कंडीशनल वेरिएबल। तो हमने जो है यहाँ पर इस गेम स्टार्टर को ट्रू कर देना है काउंटडाउन के खत्म होने के बाद। तो अब ये हमारा समझो कि ये हमारा एक मैनेजर क्लास बन गया, जो हमारे कॉइन्स को भी मैनेज, कॉइन्स की काउंटिंग भी कर रहा है, एनिमीज को स्पान भी कर रहा है। ठीक हो गया, फिर प्लेयर को भी ट्रैक कर रहा है। अच्छा, अब ऐसा काउंट करते हैं कि प्लेयर को जब 5 बार हिट हिट हो जाए प्लेयर, वो भी इसी के अंदर ही हम काउंट करते हैं। हम उसके लिए अलहदा भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगी, पर अभी चीज़ों को सिंपल करने के लिए मैं यहीं पर ही जो है एक काउंटर बनाता हूँ। बिल्कुल नीचे यहाँ पे बनाता हूँ, पब्लिक इंटीजर प्लेयर हिट काउंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, ये स्टार्ट में प्लेयर हिट काउंट्स को हमने 0 कर देना है, क्योंकि ऐसे वेरिएबल जिनकी हमने काउंटिंग करनी हो उनको हमेशा स्टार्ट या वेट के अंदर रीसेट करना चाहिए। कलेक्टेड पॉइंट्स को भी 0 साइन कर दें और यहाँ पे सेट हो गया। अच्छा, अभी हम जो कॉइन्स को इंक्रीमेंट कर रहे थे वो कर रहे थे यहाँ से। ठीक हो गया। फिर अब हम एक मेथड बनाएंगे जिसको हम कहेंगे पब्लिक वॉइड पिक कॉइन, और उसके अंदर हम काउंटिंग भी कर रहे हैं और फिर हमारा यूआई का जो टेक्स्ट एलिमेंट है वो भी अपडेट कर रहे हैं। तो वापस जाके बजाय कि हम यहाँ पे उसको इंक्रीज करें उस वैल्यू को, हम उस मेथड को कॉल करेंगे और हमारे ऑब्स्टिकल कटर के अंदर हम प्लेयर के हिट काउंट्स करेंगे। और अगर इफ प्लेयर के हिट काउंट्स 5 हो गए तो प्लेयर इज डेड। ठीक हो गया, प्लेयर इज डेड। तो हमें इसको डेड कैसे करना है? पिछली क्लास में हमने ये एक मरने वाला एनिमेशन ऐड किया था, तो हम अब इसी में अभी वही कर देते हैं। अच्छा, वैसे बार बार ऐसे गेट कंपोनेंट करना भी सही नहीं होता। तो इनके लिए बेहतर ये होता है कि आपने एक स्क्रिप्ट बना ली जहाँ पे मतलब हम ऐसे समझो कि एनिमेटर, कभी एनिमेटर फीच कर रहे हैं, कभी ये फीच कर रहे हैं, 2 या 3 ऐसे ज़्यादा। तो इससे बेहतर ये होता होगा कि आप एक स्क्रिप्ट बना लें सिंपल, जिसके अंदर एक मेथड डाल दें और वो उस मेथड के अंदर ही जो है ना इन इन कंपोनेंट्स के रेफरेंस मतलब हो उस क्लास के पास, और विदाउट गेट करने की वजह मतलब गेट ही ना करें हम, और वहीं पर ही उनकी जो भी एग्जीक्यूशन हो, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोलर को पास कर रहे हैं या फिर एनिमेटर को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो वो लॉजिक वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए, एक प्लेयर के अंदर ही कोई हम ऐसी मेथड बना दें, वो ज़्यादा एक इफिशियंट चीज़ रहेगी। चलो जी, अभी हम क्या करेंगे, जब भी प्लेयर को 5 हिट पड़ जाएं
तो वो प्लेयर मर जाए। और दूसरा भी ऐसा दूसरे भी काम करते हैं कि जो हमारे ऑब्स्टिकल की लाइफ है उसको हम 10 सेकंड कर देते हैं, या फिर रेंडमली उसकी लाइफ सेट करते हैं। ठीक हो गया। तो एक इंटीजर random life time of our object is going to be from 10 से 25 कर देते हैं कि 10 से 25 सेकंड इसकी 10 से 25 सेकंड के अंदर ही अंदर इसकी ज़िंदगी होगी, और उसके बाद ये अ, तबाह हो जाएगा अपने आप। हम इसकी डिस्ट्रॉय वाला मेथड कॉल करेंगे तो ये जो चीज़ है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वैसे हम इसको ये यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगर प्लेयर इधर उधर भागता रहे के लिए ज़्यादा फायदा है, और सारे कॉइन्स पिक कर ले तो वो गेम जीत जाए, और इसी तरह हमारी पहली गेम समझो कि कंप्लीट हो गई। आप इसको थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये अगली टास्क में आप मतलब अगला जितना आप खुद कर ले वो उतना अच्छा, क्योंकि मेरी तरफ से ये गेम होगी कंप्लीट। इसको अगर फ्यूचर में एनहेंस करना हो तो हम करेंगे, पर जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हमने समझाए थे उसके हिसाब से आ, इतना मेरी तरफ से गेम का। चलो अब टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये काउंटडाउन को बाय डिफ़ॉल्ट हमने डिसेबल नहीं किया है। प्लेग्राउंड मैनेजर और इसके स्टार्ट में जाकर हमने काउंट डाउन पैनल को फॉल्स कर देना है यहाँ पर। तो अब जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट हमने की, तो पहले हमारा आपका चलेगा काउंटर। तो हमने कोई रेफरेंस, अच्छा हो एरर आ गया। एरर ये आया है कि हमने अ, अपने कोइन टेक्स्ट का रेफरेंस नहीं दिया, हमने अपने काउंटडाउन पैनल को का रेफरेंस नहीं दिया, हमने काउंटडाउन टेक्स्ट का भी रेफरेंस नहीं दिया। इस टेक्स्ट को भी थोड़ा नाम मॉडिफाई करते हैं, कॉइन टेक्स्ट। तो अब हमने सारे रेफरेंसेस यहाँ पे असाइन कर दिए। अब हम प्ले करेंगे, इंशाल्लाह कोई भी एरर नहीं आएगा। स्टार्टिंग इन 3, 2, 1, और मेरे पास कंट्रोल भी आ गए, और ये हमारे एनिमीज भी आ गए। ओए, तो पीछे ही पड़ गया। चलो जी। ओए, मुझे, अरे भाई 5 हिट लगे और मैं मर गया। बहुत ही बोरिंग गेम है, चलो इसको फन आप बनाओ। जैसे भी आपको समझ आए। मेरा बेस्ट स्कोर है 4। देखते हैं आप कितना स्कोर बनाते हो। तो गेम बंदा मर जाए तो गेम ओवर वाला भी सीन आ जाए, तो वो आप कर लो। एक यहाँ पे, चलिए आप तरीके ही दिखा देता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट गेम ओवर। तो थोड़ा मैंने सा यहाँ पे रेडिश दे दिया कलर, और टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया गेम ओवर। ओके, बड़ा सा 48 साइज का गेम ओवर की विड्थ हमने 400 कर दी ताकि अच्छी नज़र आए।
सेंटर पे ही रखना है हमें इसे। और कलर को थोड़ा सा ऐसा देना को जो ये नज़र आए, लाइट ही ऐसी नज़र आएगा क्लियर। तो बोल्ड कर दिया थोड़ा से ये। अच्छा 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 अच्छा, ये पीछे काउंटडाउन को थोड़ा डिसेबल कर लेते हैं ताकि ये क्लियरली नजर आए। और बैकग्राउंड को थोड़ा सा थोड़ा सा अब ठीक है। अच्छा जी, अब ये गेम ओवर का भी सीन आ जाए। प्लेग्राउंड और एक दूसरा यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। गेम ऑब्जेक्ट, गेम ओवर पैनल, और एक मेथड यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक वाइड गेम ओवर, जिसके अंदर हमने सिंपली जो है गेम ओवर डॉट साइड एक्टिव और उसको पास कर दिया। गुड हो गया। और यहाँ पर हमने स्टार्ट में गेम ओवर पे यहाँ पे पास कर दिया और वहाँ पे उसको ट्रिगर कर दिया हमने, है ना। हाँ, यहाँ पे ट्रिगर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्स्टिकल जहाँ पर हम प्लेयर को किल कर रहे हैं, ठीक है, वहीं से ही हम गेम ओवर का मेथड कॉल करेंगे। ओए होए, मैं रेफरेंस देना भूल गया गेम ओवर का। चलो जी, रेफरेंस दे दिया हमने अभी। अब गेम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, हो भी रही है। 1 2 कंट्रोल्स नहीं हो रहे, अब हो रहे हैं। हाँ चलो जी, जल्दी जल्दी कॉइन सेलेक्ट करते हैं। अरे एक आ गया है, दूसरा भी आ गया। अरे तीसरा भी आ गया। यस, मैंने सारे 8 कॉइन सेलेक्ट कर लिए। ओए, एक तो ऊपर आके उसने मुझे मार दिया। चलो जी, देखो मैं मर गया, मेरी गेम ओवर हो गई। मुबारक हो, आपने कॉइन पिकर गेम भी बना ली। सिंपल गेम है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अब इसको फन कैसे बनाना है, अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है चीज़ को फन कैसे करना है तो हम कर सकते हैं। ये हाँ, आगे जैसे जाएंगे मोर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और उसके साथ मोर पॉसिबिलिटीज़ हमारे दिमाग में आ जाएंगी कि चीज़ें कैसे 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 बनाएं हम। अभी जो मैंने चीज़ें कवर की, समझो कि कोडिंग के लिहाज से ज़्यादा मैंने जोर दिया है लास्ट लेक्चर्स में। और आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी को, ये प्रोग्रामिंग है मोस्टली। फिर भी आपको मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसको देखें समझें, ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं है। हम यूनिटी के ही कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनके ही फंक्शंस बने बने मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं। एक हद के अंदर ही रहकर काम कर रहे हैं, कोई एडवांस चीज़ मतलब नहीं ला रहे। ठीक हो गया, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा और ये जो एसेस के अंदर जाकर ये नोट्स, इसके अंदर ये आज का सेक्शन सारा इसके अंदर है। ठीक हो गया। और
तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिल मंडे को हम आमने सामने मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।